तो ये जो जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी का क्लास 12 का 6th चैप्टर, छठा चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, मतलब एनसीईआरटी के आधार पे बनाया गया है। तो जो एनसीईआरटी में बेटा इस बार जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, तो जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से, जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से कट कर दिए गए हैं। उसमें जैसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो जो है पहली यूनिट से कट गया है। और दूसरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं। ये दूसरी यूनिट में जो है आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये 5वां चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का आणविक आधार, और तीसरा जो विकास नाम से चैप्टर है इवोल्यूशन, वो जो है कट गया है, जैव विकास, वो कट गया है। तो इसमें 2 चैप्टर बचे हैं और इन 2 चैप्टर से कुल 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। तो पहले तीनों चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्योंकि तीसरा चैप्टर अब कट चुका है, तो यही 2 चैप्टर जो मतलब 5वां और 6वां है, उसमें से 18 नंबर के, मतलब 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो छठा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इसमें जो है क्या क्या, मतलब इसके पहले सेक्शन में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ, मतलब आनुवंशिक पदार्थ क्या है, उसकी नींव कैसे रखी गई। एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि इस पहले पार्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा है कि आनुवंशिक पदार्थ की क्या हैं विशेषताएं, आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताएं उसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, मतलब उसकी नींव कैसे रखी गई, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने मतलब अपना रोल प्ले किया जिससे आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई। फिर उसके बाद डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये बात पता लगाई गई, और उसके पक्ष में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए। तो उन वैज्ञानिकों ने कैसे प्रमाण दिए, क्या उन्होंने प्रयोग किए, उसमें उन्होंने क्या रिजल्ट्स निकाले, उनके जो है बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक जो है प्रयोग किया 1928 में, 1928 में। उसके बाद इनके प्रयोग के जो रिजल्ट्स आए, उसके जो है अप्रूवल में, मतलब उसके अनुमोदन में 3 वैज्ञानिकों ने इनको जो है प्रोत्साहन दिया कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है, जिसमें मतलब मैकलिऑड थे, मैककार्टी थे, ठीक है, इस तरह के मतलब 3 साइंटिस्ट थे। और उसके बाद जो है हर्शे और चेज ने जो है प्रयोग किया, और हर्शे चेज ने जो प्रयोग किया उसके द्वारा भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसका जो है प्रमाण मतलब मिला। इसके बाद जो है बेटा हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, मतलब डीएनए की संरचना कैसी होती है। हम अभी जो ये प्रयोग आपको बता रहे थे, इसमें जो जो वैज्ञानिक और जो जो प्रयोग किए हैं, इसकी हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। डीएनए की संरचना कैसे होती है, तो जैसे उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपको बताएंगे। उसके पहले आपको हम न्यूक्लियोसाइड बताएंगे क्या है, फिर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जब आप जान जाएंगे तब आप न्यूक्लियोटाइड जान पाएंगे क्या है। फिर कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए की मतलब पूरी स्ट्रक्चर समझना। उसके बाद डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, मतलब डीएनए का जो है, डीएनए की स्ट्रक्चर का पूरा, मतलब इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका 2 कुंडलिनी रूप है जो संरचना का, उसको 2 वैज्ञानिकों ने, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो उसको जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आरएनए की संरचना हम लोग देखेंगे कैसी होती है, क्योंकि आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ वायरसेज में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, अदरवाइज
ज़्यादातर जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए की पैकेजिंग हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम लोग न्यूक्लियोसोम की संरचना पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जैसे एक होता है कि मतलब उस पर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होती है जिस पर क्या कहते हैं क्रोमोजोम्स रैप्ड अप होते हैं, तो इसलिए उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और डीएनए का प्रतिकृतिकरण पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिकृतिकरण क्या होता है कि डीएनए अपनी जैसी जो है कॉपीज बनाता है, मतलब अपनी जैसी जो है एग्जैक्ट या यथार्थ प्रतिलिपियां बनाता है, जिससे वही संतत कोशिकाओं में वही प्रतिलिपियां जाती हैं, जिससे माता पिता के जो लक्षण हैं संतानों में हूबहू वहीं से मतलब उसी से पहुंच जाते हैं। तो ये केवल डीएनए एक ऐसा अणु है जो अपनी प्रतिकृतियां बना सकता है। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण या स्वाद्विगुणन या इसी को हम लोग रेप्लिकेशन भी कहते हैं, इसको भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण को इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहते हैं, और रेप्लिका से बना हुआ है। तो रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, मतलब यथार्थ प्रतिलिपि, मतलब उसी जैसे दूसरा डीएनए बन जाना। तो जब दूसरा डीएनए बन जाता है तो उसका जो सेकंड वाला डीएनए है वो संतत कोशिका मतलब युग्मक में चला जाता है, और युग्मक का जब संलयन होता है मतलब उसका संयुग्मन होता है तो उससे नई संतत कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। तो उससे नए संतान का विकास होता है। तो वही सारी सूचनाएं एक जो है जनक से उसकी संतति में यानी उसकी संतानों में मैंने पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में चला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डीएनए का प्रतिकृतिकरण पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम एक एक टॉपिक लेंगे। सबसे पहला लेंगे आनुवंशिक पदार्थ। अब हम लोग जो हैं आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसकी नींव कैसे रखी गई, मतलब कैसे पता चला कि कोई जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिकता का क्या मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो उनकी संतानों में जब चले जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए कई जो है प्रयोग किए मटर के पौधे पर, और उन्होंने मटर के पौधे में जो है इसको देखा कि कैसे जो है एक पौधे के लक्षण उसकी संतानों में यानी दूसरे पौधों में चले जाते हैं, और उसके लिए उन्होंने पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन और स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन दोनों विधियां दोनों से करा करके देखा। उन्होंने बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस सब करा करके देखा और अपने रिजल्ट दिया। मेंडल ने इसको जो है मटर के ही पौधे में क्यों देखा और मनुष्य में क्यों नहीं देखा, क्योंकि मटर के पौधे इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से हमेशा मिलने वाले हैं। मटर के पौधे जो हैं उनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब उनका जीवन चक्र बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, 2-3 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है। तो उसकी कई पीढ़ियां कम समय में, मतलब एनुअल प्लांट है मटर का पौधा, वार्षिक पौधा है, तो उसका जो है कई पीढ़ियां एक ही वर्ष के अंदर कंप्लीट 2-3 वर्षों के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने चुना। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि जो जीव शरीर होता है इसका जो निर्माण है बेटा, जीव शरीर का निर्माण जाइगोट से होता है, जाइगोट से होता है। और जाइगोट जो है क्या है, ये जीव प्रारंभिक कोशिका यही है। प्रारंभिक कोशिका, और ये मतलब एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, मतलब एकक कोशिका है आप कह सकते हैं। और ये कैसे बनती है, सबसे पहले आप जानें कि कोई भी जीव शरीर जैसे हम आप अपने आप को ले लें तो हमारा निर्माण किससे हुआ है, जाइगोट से हुआ है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, तब जो है किसी संतान का जन्म होता है। तो इसी जाइगोट का फिर क्या होता है, इसमें सेल्स बनती हैं, मतलब कोशिकाएं बनती हैं।
जायगोट से तमाम कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं का विभेदन होता है, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो जब कोशिकाओं का विभेदन होता है तो उससे जो है नए संतति का विकास होता है, मतलब यह संतान का जन्म होता है। तो यही संतान आगे चल के एक बड़े से जीव शरीर का निर्माण कर देती है। और ये होता कैसे है कि जब जैसे पैतृक पीढ़ी जो होती है, पैतृक पीढ़ी में कौन कौन होते हैं? पुरुष और स्त्री, ठीक है, यार आप नर और मादा कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल, ओके, आल्सो नोन एज मेल एंड फीमेल। तो इनसे जो है पुरुष से जो है नर युग्मक और स्त्री से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और ये कैसे होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इसको आप जो हैं कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। ये कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो अर्धसूत्री विभाजन से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, फिर इन दोनों का संयुग्मन होता है, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इनका दोनों का आपस में संयुग्मन होता है। तो संयुग्मन होने से फिर क्या बनता है? दोनों संयुग्मन हुआ तो बना जायगोट, या इसी को हम युग्मनज कहते हैं, हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं। और इसी युग्मनज का अभी हमने बताया कि जो है इसमें कोशिकाओं का विभेदन होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है, तब संतान का निर्माण होता है। वो एक लंबी प्रोसेस है। ये आपके चौथे मतलब तीसरा चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट जो है समझाया गया है, वो आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दिया जाएगा। तो इस संतान में ये जो मतलब इसके माता पिता हैं, यानी जो है पुरुष मान लीजिए पिता, पुरुष इनके पिता हो गए, स्त्री जो है माता हो गई। तो इनके जो लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण हैं, सूचनाओं के रूप में संतान में जो है आकर के निहित हो जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माता पिता से आनुवंशिक लक्षण संतानों में सूचनाओं के संकेत के रूप में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूचनाओं के संकेत के रूप में, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस आनुवंशिक लक्षणों, मतलब आनुवंशिक लक्षणों की जो सूचनाएं आ रही हैं माता पिता से, वो संतानों में संकेत के रूप में एकत्र हो जाती हैं। और इन्हीं संकेत मतलब सूचनाओं के संकेत को ही हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो एक तरह से आनुवंशिक पदार्थ का जो है नींव पड़ गई कि आनुवंशिक पदार्थ ही ऐसी कोई चीज़ है जिसको अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो डीएनए है, उसकी तो खोज अभी होगी। मतलब वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आनुवंशिक पदार्थ मेन रूप से कौन सा है? डीएनए है, मतलब जो गुणसूत्रों पर जीन्स के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो उसकी अभी हम नहीं कह रहे हैं कि उसकी खोज हो गई। तो ये जो सूचनाओं के संकेत, आनुवंशिक लक्षण जो संतानों में सूचनाओं के संकेत के रूप में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वही क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। अब आनुवंशिक पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लोग अब पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ की आपेक्षिक विशेषताएं।
कहने का मतलब जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं आनुवंशिक पदार्थ की, कहने का मतलब क्या हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ कैसा होना चाहिए, ये जो है हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इस प्रकरण में हमें क्या पढ़ना है कि आनुवंशिक पदार्थ किन किन कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए, यानी आनुवंशिक पदार्थ में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या चीज़ें उसमें हों तो उसे हम आनुवंशिक पदार्थ मानेंगे। तो पहला तो ये है कि जितनी भी कोशिकाएं हों सब में जो है इसका होना अनिवार्य है। मतलब कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का होना अनिवार्य है, कोशिकाओं में इसे होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लें सिंपली कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो और चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, क्योंकि जीवधारी जो हैं दो ही भागों में बटे हुए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो चाहे वो एक कोशिका का बना हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो या मेटाजोआ हो, तो उसमें सब में जो है सब की कोशिकाओं में इसका होना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, मतलब इसका प्रतिकृतिकरण नहीं होगा। तो जब इसका कृतिकरण मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनेंगी तो वो उसकी संतानों में कैसे जाएंगी, क्योंकि अगर वही चली जाएंगी तो उसके पास क्या बचेगा, तो उससे फिर अगली संतान का कैसे जन्म होगा और उसका खुद का कैसे मेटाबॉलिज्म चलेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी जो है आनुवंशिक पदार्थ से ही रेगुलेट होता है। दूसरा ये है कि एक जीव में, ध्यान दीजिए कि एक जीव में जितनी कोशिकाएं हैं, एक जीव के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं सब के अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ समान जो है होना चाहिए। एक जीव की समस्त कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ जो है समान रूप में होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जीव ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उसकी हर कोशिका में जितना भी आनुवंशिक पदार्थ हो सब में एक जैसा होना चाहिए। उसका अमाउंट, उसकी स्ट्रक्चर, उसका जो है गुण एक जैसा होनी चाहिए। और ये भी जान लें कि एक जो है जाति के सभी जीवों में, एक जाति के सभी जीवों में जितनी मतलब कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें सब में भी आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा समान होनी चाहिए। जैसे अब उदाहरण के लिए हम अपना अगर ले लें होमो सेपियंस, मनुष्य का, तो मनुष्य का जो है जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। होमोजीनस है, सेपियंस उसकी स्पीसीज है। तो एक मनुष्य के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में समान रूप में आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए, और इस जाति में जितने भी मनुष्य आते हैं सब में उसी तरह का आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। नंबर 3, इसको जो है रासायनिक रूप से मतलब केमिकली और संरचनात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप में जो है इसे अस्थाई होना चाहिए। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि जब मर्जी तब इसका रूप बदल जाए। तो मतलब इसे केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, मतलब अस्थाई होना चाहिए, इसका रूप हमेशा बदलता होना नहीं चाहिए। लेकिन लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि अगर वातावरण की कोई दशा ऐसी है, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी कोई आती है जिसकी वजह से इसको अपना रूप बदलना पड़े तो वो भी इसमें हो सकता है। तो कहने का मतलब वातावरणीय दशाओं के प्रति वातावरणीय दशाओं के प्रति परिवर्तनशील होना चाहिए। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर जो है चेंज होती है किसी प्राणी के अंदर, जैसे मान लो अभी भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उसमें बहुत सारे जीवों का
जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो जिसकी वजह से उनकी जो संतानें आई उसमें विकलांगता आने लगी, कुछ जो है विकृतियाँ आने लगी। तो वो क्यों आने लगी? क्योंकि उसमें वातावरण की दशा चेंज हुई, तो उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो परिवर्तित हो गया। इसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन क्या होता है कि इसमें मतलब अपना रूप जो है डीएनए बदल रहा है। तो ये दो तरह का होता है, एक जो है जर्म सेल से होता है, एक सोमैटिक सेल से होता है। तो सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के अंदर होता है, जैसे 5 की जगह 6 उंगली हो गई, तो ये भी एक म्यूटेशन का उदाहरण है। ठीक है। और जीनिक जो होता है मतलब जो जर्म सेल से होता है वो आनुवंशिक होता है। ये जरूरी नहीं कि किसी के 6 उंगली है तो उसके संतान के भी 6 उंगली हो जाएगी, लेकिन अगर जो जीन से रिलेटेड हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन कहलाते हैं। इसमें स्व-द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। स्व-द्विगुणन, या अभी आपको हमने बताया प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये खुद जो है अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बना सके की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ म्यूटेशन जो आपको हमने बताया, म्यूटेशन में क्या होता है, जो अचानक होने वाला कोई परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन जो होता है इसको ह्यूगो डिवरीज ने अच्छी तरीके से स्टडी किया था। तो इसको ये जो म्यूटेशन होता है ये जैव विकास में भी बड़ा मदद करता है। ठीक है। ये मतलब कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन आल्सो। तो प्रतिकृतिकरण और द्विगुणन की, स्व-द्विगुणन की क्षमता इसमें होनी चाहिए, यानी अपनी जैसी कॉपी ये बना सकता हो। इसमें एक विशेषता और हो सकती है कि इसमें जो है अनुवादन और अनुलेखन एवं अनुवादन का भी गुण होना चाहिए। अनुलेखन और अनुवादन क्या है? अनुलेखन में क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ के अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो आरएनए पर मतलब कॉपी होती हैं, और आरएनए पर उनका जो है अनुलेखन होता है, मतलब उसी जैसी नकल होती है। और उस नकल को जो है उसी अमीनो एसिड के कोड के हिसाब से आपस में उनको जोड़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जिसको हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन, और इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम लोग डिटेल में, और अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है? प्रोटीन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए के अंदर जो भी सूचनाएं हैं उसके एक मतलब हेलिक्स से, एक स्ट्रैंड से, या उसके एक सूत्र से जो सूचनाएं हैं वो एमआरएनए पर मतलब उतारने की क्रिया को, उसको मतलब कॉपी करने की क्रिया को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो है विशेषताएं हो गई। इसमें और भी विशेषताएं जो है आपकी किताब में मतलब जो टेक्स्ट बुक है दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेरी करना हो आपको तो जो है कमेंट सेक्शन में जाके कर लीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके आगे वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।